कोरोना के बढ़ते देश के अंदर केसेस एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो आप कर रहे हैं, आप मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो इस बात को ध्यान से रखिए, अपने दिमाग के अंदर गौर करके, कि इस तरीके से राजतंत्र नहीं चलता है। चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन देश को चलाना और ये सब चीजें एक अलग चीजें हैं। मैं आपको बहुत बारी पहले भी अपने ट्विटर के माध्यम से बता चुका हूं कि आप हमेशा ही देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं, हमेशा दिल्ली वालों के साथ झूठ बोलकर भाग जाते हैं। ये बातें तो ठीक नहीं है। आज कोरोना घर घर में फैला हुआ है दिल्ली में, आपको मालूम है। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से मुझे चारों तरफ से रिपोर्टें आ रही है हर इलाके से, ऐसा लगता है कि पूरे की पूरी दिल्ली के अंदर आज निश्चित तौर पर 10 लाख आदमी बीमार होंगे। और तुम हमेशा ही ये बात कहते रहते हो कि हम इतने बेड तैयार, हमारे पास ये सब कुछ तैयार, हमारे पास वो सब तैयार। जब तैयारी की देखने की बात आती है तो सेंटर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे मैंने चुनाव से पहले भी कहा था, भाई ये रोना तेरा लगा रहेगा, इस रोने को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वहां पर मोदी सरकार है, यहां पर तेरी सरकार है। तू फ्री में बांट के चीजों को सरकार ले लेता है, वहां मोदी साहब एक एक चीज को तराजू में तौल के तुझे देते हैं। तो कहां से तेरा गुजारा चलेगा? चल ही नहीं सकता, 100% नहीं चल सकता। मेरा बात मान ले, आज यहां से रिजाइन कर ले, और रिजाइन करो जितने भी एमएलए एमपी हैं यहाँ के, क्या नाम है, आम आदमी पार्टी के दिल्ली से। अगर किसी में थोड़ी सी भी अकल है तो छोड़ो केजरीवाल का साथ। भाई केजरीवाल का साथ छोड़ो, सारी दिल्ली को उसने मार दिया एक तरीके से। और पता क्यों मारा है, मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट में जरा समझ लेना बात को। क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए पवित्र महीने के अंदर सारा का सारा स्टेट खोल दिया, और जिन जिन स्टेट ने उस पवित्र महीने के अंदर अपनी यहां सख्ताई नहीं बरती थी, आज वही सारे के सारे इलाके कोरोना की बहुत भयंकर चपेट में। इसको मैं एक समुदाय के तुष्टीकरण की राजनीति कहता हूं जो आपने की। और एक चीज और भी बता रहा हूं, गलतफहमी में मत रहना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री का चेला हूं मैं, जिसका नाम था स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी, और भैरव सिंह शेखावत जी ने मुझे शिक्षा दी है इस चीज की कि आपको देश चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सेम गलती सबसे पहले किसने की पता देश के अंदर? इस समुदाय के तुष्टीकरण की राजनीति को करने के लिए कांग्रेस ने की, खत्म हो गई आज। दूसरी गलती मायावती ने की, यूपी में खत्म हो गई। तीसरी गलती अखिलेश यादव ने की, मुलायम सिंह ने की, खत्म हो गई। और चौथी बारी तुम्हारी ममता दीदी भी खत्म होंगी। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, यहां बैठा हुआ, और यहां से इस माध्यम से पूरी देश की जनता को और दिल्ली की जनता खासतौर से ये मैसेज देना चाहता हूं कि केजरीवाल को हटाओ। और केजरीवाल, मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बात कहना चाह रहा हूं, अगर तुम हटो और तुम केजरीवाल जितने भी तुम्हारे एमएलए हैं, आओ मेरे साथ सरकार बनाओ, मैं दिल्ली को चला के दिखाता हूं। और जिस दिन दिल्ली सही तरीके से चल जाएगी, मैं अपने काम में वापस चला जाऊंगा। मेरा कोई राजनीति से कोई बड़र नहीं चलता है। ये राजनीति मुझे रोटी नहीं देती। मैं आर्किटेक्ट हूं, सत्येंद्र जैन जानते हैं ये बात को। मैं अपना आर्किटेक्चर करके घर का खर्चा चलाता हूं, लेकिन मेरे को राजनीति नहीं करनी। जिस दिन समझ जाएगी दिल्ली, वापस चला जाऊंगा। राजनीति करनी होती तो चंद्रशेखर जी को बोलता, तो मेरे को कहीं कहीं मंत्री बना देते। लेकिन मैंने हमेशा राजनीति को सीखने की इच्छा रखी है, करने की इच्छा नहीं रखी, देश सेवा की इच्छा रखी है। आज मेरा दिल रोता है, हर घर घर में कोरोना है। मेरे खुद छोटे भाई के दोनों बेटों को कोरोना है, सारे बागकड़ेखा में। सत्येंद्र जैन जी सुन लीजिए, आप पैदा हुए हैं बागकड़ेखा में, बागकड़ेखा के घर घर के अंदर कोरोना है। सतबीर शर्मा के घर में कोरोना है, जो उसी वहां का इतने सालों से एमएलए, वो क्या नाम है, काउंसलर रहे हैं। पता है आपको ये बात? आपका पदम नगर के जिस गली में डॉक्टर भारती रहते थे, सारी गली आज कोरोना से संक्रमित है। पता है आपको? आप मुख्यमंत्री, आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने देखा जाके बागकड़ेखा, पदम नगर, किशनगंज, ये सब आपके पैदाइशी इलाके हैं।
जहां से आप उठे हैं, बड़े हुए हैं। लेकिन राजनीति हो रही है आपकी पार्टी में भी। आपके मुंह से ये बात सुनने को मिलनी चाहिए कि नहीं मैं ऐसे करूंगा, खत्म कहानी। ये कोई एक साधारण स्थिति नहीं है देश की, ये बड़ी विकराल और विकट स्थिति है जिसके अंदर आप लोग ये सब बातें कर रहे हैं। मैं मांगूंगा आप सबसे हिसाब कि आप लोगों ने कितने कितने पैसे कहां खर्च किए हैं। मैं मांगूंगा आपसे ये हिसाब। मैं मांगूंगा आपसे ये हिसाब कि आपने कितने लोगों को खाना खिलाया और कितने रुपए की पर डाइट पड़ी आपको। मैं ये हिसाब मांगूंगा आपसे कि केजरीवाल जी, आप और आपके रिश्तेदार, आपके मंत्रियों को कोरोना से पहले कितनी संपत्ति थी और कोरोना के बाद कितनी संपत्ति है। मैं पूछूंगा आपसे, आपके कितने ऐसे सलाहकार हैं जो आपके हॉस्पिटल को ओन करते हैं। आपने कोई डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपके चारों तरफ जितना भी दरबारी लोग खड़े हैं ना, ये सारे दरबारी लोग तुम्हें ले डूबेंगे। कड़वे सत्य सुनने की आदत डाल लो। अगर कड़वी बात मैं कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आज भारत के और दिल्ली की स्थिति खास तौर पर उस पर रोना आता है। सत्येंद्र जैन जी, आपसे भी मैंने बड़ी गुजारिश की है इस बात के लिए। मैंने आपको कहा कि आप काम कीजिए। कोरोना का इलाज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बचाव है, सिर्फ तरीका है, सहानुभूति है। लोगों को ये ना लगे कि भाई मैं मर रहा हूं, लोगों को ये लगे कि मेरे पीछे सरकार खड़ी है। आप कहते हो पैसे से सरकार चलती है। अरे छोड़ो यार, तुम क्या पैसे से मुख्यमंत्री बने थे? तुमने क्या पैसे से मुख्यमंत्री बने थे? तुम्हारे पास बहुत बड़ा पैसा था जब तुमने शीला दीक्षित को हराया था। क्या बात करते हैं आप मेरे से, दिल्ली सरकार से पैसा लूंगा? अरे तुम पैसे दिल्ली को लगे ना कि आप काम कर रहे हैं, दिल्ली के बाद इतना पैसा पूरे देश को चला दे। क्या बात करते हैं आप मेरे आगे? लोग आपसे सवाल नहीं पूछते। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में मस्त हैं, आप टेलीविजन में मस्त हैं अपनी 24 घंटे। आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं देश का, अरे बन जाना प्रधानमंत्री। कौन इच्छाओं पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी इच्छा कर लीजिए। आप चांद का राज ले लीजिए अपने हाथ में, क्या दिक्कत है? लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति में, राजनीति के सारे जितने भी सांप है ना आपके घरों में बैठे हैं। मिस्टर केजरीवाल, आपको ये समझना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हैं सूबे के और बड़े लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करके ये काम किया आपके साथ। नहीं तो आप जैसे व्यक्तियों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिनको मात्र 10 दिन का भी कोई तजुर्बा ना हो। एक बिगैर गैर तजुर्बे वाला आदमी मुंबई में जाके बैठा है, क्या हाल कर दिया उसने। तो इसलिए कहता हूं, कैडर के साथ अगर ऊपर बढ़ोगे तो कामयाबी मिलती है। आपके पास कुछ कैडर ही नहीं था जब आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। आपको तो यह भी नहीं पता था मीटिंगों में जाया कैसे जाता। हमें याद है कि हम जब कांग्रेस में मुख्यमंत्री ट्रेनिंग सेल के लिए जाया करते थे, उनको बताया करते थे किस तरीके से बात होती है। क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है? नहीं ली ना। लेकिन फिर भी आपको दिल्ली वालों ने अपने सिर पे बिठाया है। भाई इज्जत करो उनकी, नहीं कर सकते तो आज हट जाओ। मैं सारे एमएलए को कहता हूं जितने भी, अगर केजरीवाल के साथ रहे और केजरीवाल का यही एटीट्यूड रहा तो सारे के सारे मिट्टी में मिलोगे। सारे के सारों को जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लीड करूंगा। आ जाओ मेरे साथ, मैं इसी बीजेपी की सरकार से काम करवा लूंगा जो भी करवाना होगा। मैं करवा लूंगा नरेंद्र मोदी से काम जो भी मुझे कराना होगा। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं देश की जनता को नहीं परेशान होने दूंगा। मैं दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। मेरे को अगर कहीं किसी के पैरों में लौटना भी पड़े मैं लौट जाऊंगा। मुझे किसी से भीख भी मांगनी पड़े मैं मांग लूंगा। लेकिन मेरा एक भी आदमी दिल्ली का बनता ना तो मुझे दुख होता है। समझ लो इस बात को, ये कोई बात अच्छी नहीं है। राजनीति करनी आती है ना तो इलेक्शन के टाइम पे राजनीति होती है, वहां पे तो तुम सब लोगों को फ्री करके जीते हो। आज भी तो कर सकते हो यार इस काम को। आज कोरोना के टाइम पे तुम्हें पैसा चाहिए, मुझे बताओ तुमने कितना पैसा बांटा है, मुझे बताओ कितना पैसा लोगों को दिया है और कितने बिल तुमने पास किए हैं। मैं सारा हिसाब दूंगा केजरीवाल जी। दिल्ली सरकार को मैं छोड़ने वाला नहीं। कितने कितने पैसे किस रिश्तेदार के घर गए मैं सब निकालूंगा। और तुम्हारे फोन में जिन जिन लोगों के नंबर हैं उनकी कितनी संपत्तियां बढ़ी हैं ये भी निकालूंगा। किस किस आदमी ने कितना कितना पैसा कमाया कोरोना काल में, ये सब निकालूंगा। राजनीति करना बड़ा, कह देना बड़ा आसान लग रहा है आपको कि देश में जनता बेकार है, बेवकूफ है, जैसा मर्जी कर ले उनके साथ, जो मर्जी कह दे, जब मर्जी कह दे, जैसे मर्जी बहका ले। अरे टेलीविजन पे आते तो तुम्हारी शक्ल के ऊपर से टकरता आता, तुम एक तरीके से
सफेद झूठ बोल रहे हो। ऐसा मत करो। भगवान ने आपको तिलक दिया है, याद रखो। कुर्सी भाग्यवान व्यक्ति को मिलती है। अगर भगवान ने आपको इस लायक समझा था तो आपको कुर्सी दी है। ये आपके पूर्व जन्मों का कोई अच्छा फल है आपके सामने। बर्बाद मत करो इस टाइम को। और अगर नहीं सुधरे तो मैं सारे एमएलओ को कहता हूं, आपके सारे एमएलओ को, कि अगर केजरीवाल जी आपका साथ नहीं छोड़ा उन्होंने ना, तो वो भी जाएंगे और आप भी जाओ। और अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं वापस कुर्सी आपको ही दे दूंगा। 10-15 दिन नीचे बैठोगे ना कुर्सी से, तो ये वाला जो है ना खाना ठीक हो जाएगा। फिर मैं आ जाऊंगा दोबारा से, फिर मैं दे दूंगा आपको। लेकिन कोरोना काल में सीएम की कुर्सी मुझे दो। मैं बताता हूं काम कैसे होता है। मुझे सीएम बनाओ आज ही। और सारे एमएलओ को कह रहा हूं, ये वीडियो सारे एमएलओ को पहुंच जाए। मुझे राजनीति नहीं करनी, लेकिन दिल्ली की स्थिति को सुधार दो भाई। दिल्ली में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक समाज की तुष्टिकरण राजनीति के अंदर फंस गई है आम आदमी पार्टी आज। और केजरीवाल जी, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, मैं भी आम आदमी पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन सेंटर में हमेशा नरेंद्र मोदी की सरकार का प्रेस करता हूं। और दिल्ली में आपकी सरकार का प्रेस करता था, लेकिन इस साल नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिछले 5 साल का धंधा देख लिया सारा, कैसे कैसे नहीं, कैसे कैसे नहीं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, आपको रिजाइन करना चाहिए। अभी रिजाइन करना चाहिए। एक आम आदमी आपसे मांग रहा है, आप रिजाइन कीजिए, तुरंत रिजाइन कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप रिजाइन कीजिए, नहीं तो मैं आपका रिजाइन छीन लूं आपसे। आप रिजाइन कीजिए अभी जाके, तभी पता चलेगा कि आप कितने सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। अन्यथा मैं कहूंगा कि आप कुर्सी से चिपके बैठे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी चिपके बैठे हैं। एलजी साहब ने मीटिंग में बुलाया, आपको कोरोना हो गया, यार पता नहीं चल रहा मुझे बैठे हुए। भेज दिया सत्येंद्र जैन जी को और क्या नाम है मनीष सिसोदिया जी को कि जाओ अब झाड़ तुम खा के आ जाओ। क्या बात है यार। अच्छी बात होती है तो खुद आगे जाते हो टेलीविजन के ऊपर, जरा सा कुछ होता तो भाग जाते हो। रिजाइन करो, ये मेरा आपको अल्टीमेटम है, आप रिजाइन कीजिए। और सरकार तो आम आदमी की बनेगी, लेकिन आपके बगैर बनेगी। 3 दिन के अंदर स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी दिल्ली की। दिल्ली में बहुत कुछ है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीति की इच्छा शक्ति की कमी है। अगर राजनीति इच्छा शक्ति होती ना, और एक इच्छा नहीं होती कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो दिल्ली का नक्शा कुछ सुधार लेते। आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ भारत का प्रधानमंत्री भी बनना है। ये समस्या है, यहां समस्या फंसी पड़ी है, यहां समस्या पड़ी है फंसी हुई। आपको ये अपना मोह छोड़ना पड़ेगा। मोह छोड़ो। 2 पैसे में भी आप पूरी दिल्ली का उद्धार कर सकते हैं। दिल्ली के पास बहुत पैसा है, डायरेक्शन दो उन्हें। अब नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ो, मेरे को तो छोड़ो, हटाओ, सब बेकार की बातें। आप कुर्सी से रिजाइन करिए, नहीं तो 2-4-10 दिन के अंदर दिल्ली की जनता आपका रिजाइन मांगने के लिए आपके कपड़े फाड़ देगी। और ऐसे कपड़े फाड़ेगी कि राजनीति करना भूल जाओगे। मेरी सलाह है आपको, मेरी सलाह है आपको, आप देश का भला करने की तरफ ध्यान दें। भगवान ने आपको इस कुर्सी पे बिठाया है, भाई भला करो। कल फिर बात करूंगा आपसे इसी माध्यम से, क्योंकि मैं कोई और दूसरे तीसरे माध्यम से बात नहीं करता, सिर्फ इसी माध्यम से बात करूंगा। और दिल्ली वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका भी फर्ज बनता है दिल्ली को बचाने का। केजरीवाल का ही फर्ज नहीं है अकेला, ये आपका भी जिम्मेवारी है सारी। अंधभक्त मत बनो कि केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने फ्री कर दिया। अब देख रहे हैं 5 महीने से जीएसटी नहीं आ रही,
बताना क्या क्या फ्री हो जाएगा। अरे फ्री से कोई राजतंत्र नहीं चला करते, देश फ्री से नहीं चला करता। रोटी खाने के लिए कमाना पड़ता है। और ये सब झूठ सच बोल बोल के तुम वोट तुम दे देते हो किसी ऐसे आदमी को। ये दिल्ली वालों आपकी भी जिम्मेवारी है। और दिल्ली के आम आदमी के विधायकों को मैं अभी कह रहा हूं, छोड़ो इसका साथ, आओ मेरे साथ। कल परसों तक अपना मन बना लो, छुड़वाओ, खत्म करो, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल खत्म कर दो, छुड़वाओ इसे आदमी को। सत्ता परिवर्तन हिंदुस्तान के खून खून में बसा होता है, क्योंकि यहां पर कोई भी व्यक्ति कभी भी जन आंदोलन से ऊपर की बात को सोच नहीं सकता। और जन आंदोलन ही किसी भी व्यक्ति, किसी को भी नेता बनाता है। यहां जितने भी लोग हैं, आप उनको बहुत लंबे टाइम तक बेवकूफ नहीं बना सकते, कुछ ही टाइम तक बेवकूफ बना सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप रिजाइन करिए, बस आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते ये मुख्यमंत्री है। अरे शीला दीक्षित को देखो यार, उस टाइम वो सारे काम करा के ले आई। उस टाइम मेरे ख्याल से उनके अपोजिशन में थोड़े दिन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, करा लिया ना उसने सारा काम। वो भी कांग्रेस की थी, उसने पता भी नहीं चलने दिया दिल्ली में कितने सारे पुल पास कराए। वो तो फर्स्ट टर्म की बात है, सेकंड और थर्ड में तो मनमोहन सिंह आए थे उनके साथ, उससे पहले तो दूसरी पार्टी थी कोई भी। उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनको पता था राजनीति कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं। आपकी शिकायतें नहीं खत्म हो रही, पिछले 5 साल से शिकायतें सुन रहे हैं, अब फिर इस साल लगते सारी शिकायतें चालू हो गई। सेंटर ने ये नहीं किया, एलजी ने ये वापस कर दिया। अरे वापस करेंगे, तुम्हें संविधान का भी नहीं पता। 5वीं 6वीं में सिविक साइंस सिखाते हैं, पढ़ी है क्या कोई किताब? आईएएस भी पता नहीं कैसे बन गए, मेरे तो समझ में नहीं आता कैसे क्या गुलेरी खा के बन गए। और बन गए तो ठीक है, लेकिन उसको ट्रू सेंस में तो समझो यार। केजरीवाल जी, आपके सारे एमएलए तोड़ रहा हूं मैं, बता के तोड़ रहा हूं, और किसी से बात फोन नहीं करूंगा, सब मेरे को फोन करेंगे, अपने आप करेंगे। ढूंढ लेंगे युद्धवीर सिंह को, नहीं तो सत्येंद्र जैन से पूछ लेना, उसका क्लासमेट हूं मैं, मेरे बारे में वही बता देंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से। ये जो आग है ना अंदर, ये बाबा की दी हुई है, चंद्रशेखर जी की। डिबेट कर लेना किसी भी मंच में बैठ के मेरे से। प्रधानमंत्री को कहते थे ना डिबेट करो, मुझसे ही कर लो यार, तुम जीत जाओ तो बता देना, मुझसे ही कर लेना, सिर्फ मुझसे 5 मिनट। लोगों के ऊपर राज करना का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े आदमी हो गए। लोगों के ऊपर राज करने का मतलब पता क्या है? कि आपको उनकी सेवा करनी है, उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है, उनकी सही समस्या को सही समय पे ढूंढकर उनका सही समय से पहले निवारण करना है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये भगोड़ों का नहीं है, ये झूठों का नहीं है, ये मक्कारों का नहीं है। बस समझ लेना मैंने क्या कहा। 2 शब्दों में बहुत बात कह दी है मैंने। ये देश झूठों का नहीं है। भारत आजाद है, क्यों गुलाम बनाना चाहते हो इसे? कोई तुम्हारा गुलाम नहीं बनता। अरे हॉस्पिटल तुम्हारा कहना नहीं मान रहे, तो लिस्ट जारी कर देते ना कि कौन कौन से हॉस्पिटल किस किस मंत्री के हैं, किस किस संतरी के हैं, या कौन इनके मैनेजमेंट में बैठा हुआ है। दे दो जनता को पिक्चर, डर क्यों रहे हो? निकाल के दो ना। पहले दिन ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पास कर दिया कि टेस्ट 10 रुपए का होगा, ये 15 रुपए का होगा, बेड 20 रुपए का होगा, एक दिन रहने का खर्चा 10 रुपए है? क्यों नहीं निकाल दिए रेट लिस्ट? और पुलिस को दे देते, कोई इससे ज्यादा करे तो सीधा मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, एफआईआर दर्ज कर दो यार। तो क्या अमित शाह जी मना कर देते अपनी पुलिस को कि एफआईआर दर्ज मत करना? क्या बात करते हो यार? अगर ऐसा होता तो पटेल ने तो कर दिया था देश एक इकट्ठा। उसने किसी की सुनी थी क्या? जो सत्य है वो सत्य है, सत्यमेव जयते। अगर तुम सत्य की राह पे होते तो तुम्हारी जय होती। तुम सत्य की राह पर नहीं हो, असत्य की राह का तुम रास्ता देख रहे हो।
रिजाइन करो, बस कह दिया मैंने।